पहला बॉन्ड जो है बेटा वो पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, बल्कि हम इसको साथ साथ ही बेटा पढ़ लेते हैं जल्दी से, इस पे भी इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कोवेलेंट बॉन्ड, वालेकुम सलाम बेटा, एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा पहली चीज कि एटम्स, बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द टू एटम्स टुगेदर। ठीक है बेटा, दो एटम्स को इकट्ठा रखने के लिए जो एक फोर्स होती है दैट इज द बॉन्ड। और एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर जो बेटा आपको मिलेगा, टू गेट दी स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल का क्राइटेरिया क्या है? स्टेबल होने का क्राइटेरिया ये है कि या तो उस एटम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, जिसको आप डुप्लेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन एटम है बेटा एक, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अभी दोनों अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कोई आपके पास ऐसे एटम्स हैं जिनके पास सिर्फ एक ही शेल है, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये देखें, ये जब बेटा आप इसमें बॉन्ड बनाएंगे इस तरह म्यूचुअल शेयरिंग से, एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बेटा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड बनता है, तो ऐसे बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? ऐसे बॉन्ड को आप कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और देखिए अब ये हाइड्रोजन स्टेबल है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। या फिर दूसरा बेटा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ये भी देखा गया है कि वो उस वक्त स्टेबल होते हैं जब उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। वैलेंस शेल में एक 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8, उसको आप बोलते हैं ऑक्टेट। अब ये कैसे होगा देखें, इसमें हम एग्जांपल्स काफी सारी कर सकते हैं। CH4 सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर वाटर भी करेंगे, अमोनिया, हाइड्राजीन, ये सब एग्जांपल्स बेटा इसकी हैं जो हमने करनी है। सबसे पहले CH4 का डॉट एंड क्रॉस बेटा देखिएगा कि सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और बेटा 4 हाइड्रोजन हैं इसके पास। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का, वो एक एक हाइड्रोजन के साथ इस तरह बॉन्ड बना लेगा ऐसे। ये देखिए बेटा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये दो नॉन मेटल एटम्स के दरमियान बनते हैं। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। दोनों नॉन मेटल हैं, कार्बन भी हाइड्रोजन भी। और ये देखें, ये म्यूचुअल शेयरिंग है कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। और यहां पर आप बेटा देख सकते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ऐसे। ठीक है, ये कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा, अभी बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम बाद में करते हैं, पहले इसी की एग्जांपल्स कर लेते हैं। सर एक सवाल है। जी बेटा, एक सवाल था कि ये जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ये इसका क्या मतलब होता है कि दोनों एक एक देंगे या कोई दो भी दे सकते? म्यूचुअल शेयरिंग का बेटा ये मतलब होता है, मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी दी होगी, कि आप अगर इसको केमिस्ट्री से हट के भी देखो ना, आप सपोज अपने दोस्त के साथ जाते हो कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में, तो सपोज आपने 1000 रुपीज का वहां से खाना लिया है, तो 500 अगर आप देते हो, 500 आपका दोस्त पे करता है और फिर आप दोनों मिलकर उसको खाते हैं। दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग, कि आपने इक्वल कंट्रीब्यूशन करना है। इक्वल कंट्रीब्यूशन इज द म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहां पर भी आप देखेंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना है, इसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम कार्बन। तो इसको म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। ठीक है सर, अच्छा, समझ इसी तरीके से बेटा वाटर में देखें, वाटर का अगर आपने कोवेलेंट डॉट एंड क्रॉस बनाना है, तो ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब जो दो इलेक्ट्रॉन और हैं तो उसको आप पेयर कर दें ऐसे। अब दो हाइड्रोजन बेटा इधर आ जाएंगे, एक इधर और एक इधर। अब आप बेटा ये देखें कि ये ऑक्सीजन भी स्टेबल है, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन भी स्टेबल है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज भी समझने वाली है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो वैलेंस शेल होता है ना, या तो वैलेंस शेल के पास सारे इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस तरह आप CH4 में देखें, CH4 के अंदर आपको जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बेटा बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जबकि बाज मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, तो बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या नाम होता है, इनको कहते हैं लोन पेयर। ये है लोन पेयर। और ये बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं इनको कहते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसी तरीके से आपने अगर NH3 का बनाना है बेटा तो वो भी बड़ा सिंपल है, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन उसमें सेंट्रल एटम होगा, 1 2 3 4 5 और 3 हाइड्रोजन होंगे बेटा ऐसे। ये देखें बेटा इसके पास ये एक है लोन पेयर और ये है बेटा बॉन्ड पेयर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं N2H4 का स्ट्रक्चर गलत बनाते हैं, क्योंकि बेटा ओ लेवल्स में आप लोग इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना N2 की, सब बच्चों को ये याद होता है कि जो N2 है, मतलब अगर N2 का डॉट एंड क्रॉस बनाया जाए तो आप लोग ओ लेवल्स में इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से, ये एक नाइट्रोजन और जो दूसरा नाइट्रोजन है वो ऐसे आएगा। आपके जहन में ये चीज आ जाती है कि नाइट्रोजन तो बॉन्ड ही ट्रिपल बनाता है, बस बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से, तो वो N2H4 के अंदर भी यही बेटा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने ये याद रखना है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बल्कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और अगर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को आप बताएं तो वो फिर 4 भी बना सकता है, लेकिन आम हालत के अंदर जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा नाइट्रोजन वाला तो उस पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बनाना लाजमी नहीं है। अब आपने अगर N2H4 का डॉट एंड क्रॉस बनाना है N2H4 का, तो उसका बेटा जरा तरीका देख लें। N2H4 का नाम है हाइड्रोजन वाली बात रिपीट कर दो प्लीज। बेटा मैंने ये कहा है कि ओ लेवल्स में ना आप N2 की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं डॉट एंड क्रॉस बनाने की, उसकी वजह से आपके जहन में ये बात आ जाती है कि नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही बनाएगा। मैं ये कह रहा हूँ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ही बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ट्रिपल होना उसके लिए लाजमी नहीं है। जिस तरह जब आपसे एग्जाम में कहा जाता है ना N2H4, अक्सर बच्चे इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं जो कि गलत है। ये देखें जरा, ऐसे करते हैं। मेरा ख्याल है आप सबके जहन में यही स्ट्रक्चर आ रहा होगा या मैक्सिमम के जहन में, तो ये गलत है। कोई बच्चा बता सकता है कि ये स्ट्रक्चर गलत क्यों है भाई, इस तरह इस तरीके से बनाना? इसलिए गलत है, अगर आप बेटा इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें ना तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आप देखेंगे कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हालांकि नाइट्रोजन के पास 2 ही शेल होते हैं और सेकंड शेल में आपको पता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलें अगर हम इस रॉन्ग स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं, ये जो रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये देखें, नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और ये 4 5, ये हाइड्रोजन बेटा इधर आ जाएंगे। ये रॉन्ग वाला मैं बना रहा हूँ और आपको यहाँ पता चलेगा कि ये रॉन्ग क्यों है। अब ये दूसरा नाइट्रोजन बेटा इधर आएगा, ये दूसरा नाइट्रोजन है, ये 1 2 3 4 5। बेटा जरा काउंट करें हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि इम्पॉसिबल है। नाइट्रोजन के पास तो होते ही 2 शेल है और सेकंड शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, 10 की नहीं है। इसलिए बेटा ये स्ट्रक्चर ना बनाइएगा। क्या बनाना है स्ट्रक्चर सुने, मैंने आपको कहा कि नाइट्रोजन बॉन्ड 3 बना सकता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, बिटवीन द 2 नाइट्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड होगा और हर नाइट्रोजन एटम के पास 2 हाइड्रोजन्स। देखिए ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और एक लोन पेयर। इस तरह दूसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेटा देखिएगा 1 2 3
4 और 5। देखिए बेटा आपके पास N2H4 का डॉट एंड क्रॉस अगर आप बनाना चाहते हैं तो इससे आपको काफी हेल्प मिल जाती है। देखिएगा जरा, ये एक नाइट्रोजन, इसी उस पर ना आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें जिस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन डेटा लेकर आए ऐसे 1 2 3 4 5, और इस तरीके से आप हाइड्रोजन एक इधर डाल लें, एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। देखिए बेटा करेक्ट स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखें कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब बेटा हम आगे चलते हैं। बाज ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है बेटा। मिनिमम क्राइटेरिया ये है स्टेबिलिटी का कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 8 से ज्यादा आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 से ज्यादा वाले एग्जाम्पल्स मैं आपको करा देता हूँ। PCl5। अब देखिए फास्फोरस जो है ना बेटा थर्ड पीरियड में है, तो फास्फोरस हैज 3 शेल्स, ये बात ध्यान में रखिएगा। बताएं जरा तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 2n² वाला फॉर्मूला यूज करके आप बता सकते हैं सर 18। यस बेटा, तो तीसरे शेल में ना मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अगर आप n की जगह 3 रखते हैं, और 3 3 9 2 18। तो अब यहाँ पर आपके जहन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए सर कि नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही ग्रुप में है बेटा। ग्रुप 5 में आप देखें ना नाइट्रोजन भी है फास्फोरस भी है। तो आप अगर ये कहें जी कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, फास्फोरस बना सकता है, उसकी रीजन ये है कि नाइट्रोजन के पास 2 ही शेल है। सेकंड शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। जबकि फास्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड का मतलब है उसके पास 3 शेल है, तो उसके पास वैलेंस शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बेटा अगर आपने फास्फोरस PCl5 का डॉट एंड क्रॉस बनाना है तो पहली चीज आपने जो देखनी होगी कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सर ये लास्ट बात रिपीट कर देंगे प्लीज। बेटा कौन सी बात? ये आप नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो बताए थे 18 इलेक्ट्रॉन्स वाली। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे अब्दुल्ला ऐसी। सर जो आप 18 इलेक्ट्रॉन्स वाली बात बता रहे थे। बेटा फिर पूछो क्या कह रहे हो? सर वो जो 18 इलेक्ट्रॉन्स वाली बात आप बता रहे थे। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रुप 5 के अंदर आपके पास नाइट्रोजन भी आता है, फास्फोरस भी आता है। नाइट्रोजन मोस्टली कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है ना। NH3 के अंदर देख लें, N2 के अंदर देख लें। जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। 5 क्यों नहीं बना सकता पहले ये बताओ? सर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे उसके ऑक्टेट में, और उसके सेकंड शेल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके। जी सर। फास्फोरस क्यों 5 बॉन्ड बना सकता है? क्योंकि फास्फोरस थर्ड पीरियड में है बेटा। थर्ड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास 3 शेल होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल के अंदर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, और थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। 18 18। हाँ 18 2n² आप लगाएं। अब बेटा फास्फोरस वैसे सर मैं एक सवाल है जी बेटा। सर 8 के वो थर्ड शेल में 8 के अलावा क्या नंबर हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का जिसपे स्टेबल होगा एटम? मिनिमम 8 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, अप टू 18। 8 9 10 11 सब पे स्टेबल होगा। देखो जितने ज्यादा बॉन्ड बनाता है ना, अगर आप PCl3 और PCl5 का कंपैरिजन करें तो आपके ख्याल में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, PCl3 या PCl5? PCl5 इज मोर स्टेबल। जोन सा एटम जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी आती है ना। PCl5 इज मोर स्टेबल देन PCl3। यही रीजन है कि PCl5 इज सॉलिड। अच्छा अब आगे चले बेटा कि अब PCl5 का अगर आपने डॉट एंड क्रॉस बनाना है PCl5 का, तो फास्फोरस के ये 5 इलेक्ट्रॉन और बेटा ये क्लोरीन, 5 क्लोरीन यहां पर आकर अटैच हो जाएंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। अच्छा इसमें रॉन्ग स्ट्रक्चर क्या होता है देखिएगा। क्लोरीन का साइज वैसे बेटा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन रॉन्ग स्ट्रक्चर ये है अक्सर बच्चे क्लोरीन के बकिया इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालते, जो कि गलत हो जाता है, मार्क्स कटेंगे इसके। आपको क्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे करने हैं। सम टाइम ना बेटा वो इस तरह का आपको दे देगा क्वेश्चन और कहेगा बताएं जी PCl5 के अंदर
कितने लोन पेयर है बता सकते हैं आप? PCl5 में कितने लोन पेयर हैं बेटा? हाउ मेनी लोन पेयर्स इन PCl5? 15। 15। 3, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। देखें हर क्लोरीन के पास 3 है ना, हर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, तो 5 क्लोरीन हैं तो 15 लोन पेयर्स हैं। और PCl5 के पास अगर वो पूछे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो 5। कितने होंगे? हाँ, तो लोन पेयर आपने बताया 15, और जो बॉन्ड पेयर हैं वो बेटा ये वाले हैं, बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बना रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। जी बेटा, अपनी बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है। सर मैं पूछना था कि जो लोन पेयर होते हैं ये सिर्फ वो वैलेंस शेल से लेते हैं? बिल्कुल, लोन पेयर आप काउंट नहीं करते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में हैं और बॉन्ड नहीं बना रहे उनको लोन पेयर बोलते हैं। इनर शेल वालों को आप काउंट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा बेटा, ये अभी हमने सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं सिंगल कोवलेंट कंपाउंड्स की, और ये आपको मैंने एक ऐसी एग्जांपल बताई है कि जो एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट, आप देख सकते हैं बेटा कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 8 नहीं 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, मिनिमम 8 पूरे होने चाहिए। अब बेटा हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की जरा जल्दी से एग्जांपल्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने आज काफी काम करना है बेटा। वेस्पर थ्योरी, फिर बॉन्ड पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब चीजें करनी है। अच्छा बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड में कार्बन डाइऑक्साइड तो अब ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, वो सिर्फ क्या करता है CH2 कर देता है, और आप लोग गलत कर देते हैं आंसर। हालांकि कोई फर्क नहीं है, ऑक्सीजन 6 ग्रुप में है, सल्फर भी 6 ग्रुप में। जिस तरह देखिए आप CO2 का बनाते हैं ना, ऐसे करके। ये कार्बन है, कार्बन के पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और ये 2 ऑक्सीजन आप इधर ले आएंगे, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 और 6। बेटा ये देखें, इस तरीके से देखें, जब बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये जब बेटा ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा ना बिटवीन दी टू सेम एटम्स, उन्हीं दो एटम्स के दरमियान दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो रहा है, तो ये आपके पास बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से यहाँ देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर होगा तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। सेम होगा बेटा CH2 के लिए भी, कोई फर्क नहीं है। जब CH2 का बनाएंगे तो मैं बस ऑक्सीजन को यहां से रब करके, अगर मैं ऑक्सीजन को यहां से रब करके अंदर सल्फर डाल दूं, क्यों? क्योंकि सल्फर के भी आउटर मोस्ट में बेटा 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CH2 का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है। अच्छा, इसमें बेटा आ जाते हैं SO2 पर, SO3 पर। ये थोड़े से आपको मे भी मुश्किल लगे, वैसे सिंपल है। आपको बेटा यहां ये समझना है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि न्यूट्रल हो, क्या SO2 न्यूट्रल है? बिल्कुल न्यूट्रल है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि न्यूट्रल हो, उसमें ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है बेटा। ऑक्सीजन जो है न्यूट्रल कंपाउंड में 2 बॉन्ड, बहुत कम ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे जिसमें ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा होता है OH-1, या 3 बॉन्ड बना रहा होता है H3O पॉजिटिव। लेकिन तमाम ऐसे कंपाउंड्स जो कि न्यूट्रल हैं, उसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड बना रहा होता है, डबल नहीं 2 बॉन्ड। अब आप जरा ये देखें कि ऑक्सीजन ने बनाने हैं 2 बॉन्ड्स। सल्फर, सल्फर के पास बेटा आप बताएं जरा, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑक्सीजन बेसिकली डिसाइड करेंगे कि सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाने हैं। 2 ऑक्सीजन सल्फर के साथ कनेक्ट हैं, तो इट मींस कि सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब कैसे बनाएगा ये देखें। ये आपके पास SO2 का स्ट्रक्चर है। सल्फर के जरा इलेक्ट्रॉन देखिएगा बेटा, सल्फर भी 6 ग्रुप में है। ठीक है, सल्फर भी 6 ग्रुप में है। तो जो एटम्स जिस ग्रुप में होते हैं उनके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सल्फर के बेटा 6 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह दूसरे ऑक्सीजन के भी 1 2 3 4 5 6। अगर आप ये डॉट एंड क्रॉस नहीं है बेटा, डॉट एंड क्रॉस में ना बॉन्ड शो नहीं करते। अगर आपने डॉट एंड क्रॉस बनाना है तो इस तरीके से आप बना दें, दिस इज दी सल्फर। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस बनाने से पहले ना बेटा ये लाजमी बना लिया करें, इससे बड़ी आसानी हो जाती है, आपको इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट पता चल जाती है। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन देखिएगा, 1 2
3, 4, 5 and 6। ये बेटा सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। और अब ऑक्सीजन बेटा, एक ऑक्सीजन इधर आएगा और दूसरा ऑक्सीजन इधर आएगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बेटा बॉन्डिंग आपकी कंप्लीट होगी। इसमें आप देखिए सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है या 8 से ज्यादा है? 8 से ज्यादा है। ये भी बेटा एक्सटेंडेड ऑक्टेट है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर SO2 के बारे में आपसे पूछा जाए बेटा, SO2 के बारे में कि इसके पास लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? टोटल लोन पेयर आप काउंट कर लें बेटा। मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, दीज आर दी लोन पेयर। 1, ये बेटा 2, ये बेटा 3, 4 और ये 5। और अगर आपसे बॉन्ड पेयर का पूछा जाए बेटा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपके पास बेटा 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। SO3 का अगर आपने डॉट एंड क्रॉस बनाना है, SO3 का बेटा यही तरीका देखें, जेन में रखें। आपको पता है ये न्यूट्रल कंपाउंड है, SO3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये आपको पता है कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है अगर आपका कंपाउंड न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज नहीं है। अगर उसमें एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने हैं तो ये 3 ऑक्सीजन है, तो ये सल्फर के साथ मिलकर कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस दफा सल्फर अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर रहा है बॉन्ड बनाने में। ये देखिए, और ये हैं जी सल्फर के इलेक्ट्रॉन जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं। इस दफा सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर बेटा नहीं होगा। आप चेक कीजिएगा इधर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और ये बेटा 3 ऑक्सीजन आप यहां पर अटैच कर दें। अच्छा, अब बेटा जरा हम एक दो एग्जांपल्स जल्दी से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की करके फिर आगे चलते हैं वेस्पर थ्योरी के ऊपर, ठीक है, बल्कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पर। बेटा अगर वो इस तरह का दे दे आपको C2H2 जी, कि इसका जरा डॉट एंड क्रॉस बनाएं, तो देखें आप ना C2H2 इस तरह करें, पहले इसका डिस्प्लेड फार्मूला बनाएं, 4 एंड डॉट एंड क्रॉस बना आ जाए। कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इतना तो पता होगा, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ। अब देखिए कि कार्बन के क्या 4-4 बॉन्ड पूरे हो गए? ये जो दरमियान 2 कार्बन आ रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। तो इसके 4 बॉन्ड पूरे करने के पिछला पेज दिखा दें। ये बेटा पिछला पेज दिखा दें। ये बेटा सही है सर। अच्छा बेटा अब देखिएगा कि अगर आपने C2H2 का बनाना है ना, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद अब आप देखें ये 2 कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, तो बिटवीन दी 2 कार्बन एटम पहले डबल बॉन्ड ड्रॉ करके देखिए। 1, 2, 3, अभी बेटा 3 बॉन्ड है, एक और बॉन्ड बेटा ड्रॉ करके देखिए। ये देखिए आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाने से कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब आप बेटा अगर डॉट एंड क्रॉस बनाएंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए आपको ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और उनकी पोजीशन भी पता चल गई कि आपने ये कार्बन ड्रॉ करने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा एक साइड पर डाल दें, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कार्बन आपने ऐसे ड्रॉ करना है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे बेटा ड्रॉ कर, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली आपने समझना बेटा ये है कि जब अगर आपसे वो ये क्वेश्चन करे, और ये क्वेश्चन होने के काफी चांसेस होते हैं बेटा, कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में बेटा बताएं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में। 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। और अगर वो ये कहे कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, जब पेयर की बात करेगा तो दिस इज 1 पेयर बेटा, जब पेयर की बात करेगा तो दिस इज 2nd पेयर, और जब पेयर की बात करेगा बेटा तो दिस इज 3rd पेयर। तो आपने पेयर में 3 बताना है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे
तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा फिर काउंट करके बता देंगे। बेटा ये तो था सारा म्यूचुअल शेयरिंग, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड आप देख रहे थे। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम में ना बेटा कोवेलेंट बॉन्ड का डॉट एंड क्रॉस पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मोस्टली वो N2H4 का पूछ लेता है अगर कोवेलेंट बॉन्ड से पूछे। ज्यादातर जो वो क्वेश्चन देगा आपको 2 या 3 मार्क का ही अगर आएगा तो वो बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड का आएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या इसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। इसके अंदर भी कोवेलेंट का वर्ड तो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि शेयरिंग का वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, लेकिन ये इस दफा म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, लेकिन जो म्यूचुअल शेयरिंग का वर्ड आप यूज करते थे ना, तो म्यूचुअल का वर्ड अब यूज नहीं करना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन वो शेयरिंग क्या होगी, क्या दोनों साइड से इक्वल होगी या वन साइडेड शेयरिंग होगी, वो जरा बेटा चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन बेटा है अमोनिया और H+ के दरमियान। आपको पता है अमोनिया इज अ बेस और H+ इज एसिड, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा और अमोनियम बनेगा NH4+, अमोनियम आयन बनेगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगा बेटा, इसकी जरा हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कौन शेयर कर रहा है। तो NH3 का अगर हम डॉट एंड क्रॉस बनाएं, ये है बेटा आपके पास अमोनिया, ठीक है जी, ठीक है सर एन के ऊपर डॉट क्यों बनाए हैं? जी बेटा, जी बेटा एन के ऊपर डॉट क्यों बनाए हुए हैं? NH3। बेटा मुझे ये बताओ मास कि ये नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से है? बेटा 5th ग्रुप से है ना, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर बनाए हैं ये बेसिकली लोन पेयर को शो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सही है सर। अच्छा बेटा अब देखें, अब यहां पर H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी, अब ये बॉन्ड बनाना चाहता है H+, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर आकर बेटा अटैच हो जाएगा। देखिएगा अब कैसे, देखिए जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं ना, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आपको कोवेलेंट बॉन्ड बता रहे हैं, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। तो ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ये म्यूचुअल शेयरिंग को बता रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा कि ये जो बेटा एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया है NH4+, इसमें ये जो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये दोनों के दोनों किसके हैं बेटा, नाइट्रोजन के हैं ना। तो यहां पर आप एक डिफरेंस देखें, दिस इज नॉट म्यूचुअल शेयरिंग, ये वन साइडेड शेयरिंग है। ये जो है ना बेटा शेयरिंग, नॉट म्यूचुअल शेयरिंग, इस शेयरिंग को आप बोलते हैं वन साइडेड शेयरिंग हो रही है। एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो बेटा ऐसे बॉन्ड को आप बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। बेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखें जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको तो प्लेन लाइन से शो करते हैं, लेकिन जो डेटिव बॉन्ड होता है उसको आप एरो से शो करते हैं। एरो का ये मतलब होता है कि देखें एरो की डायरेक्शन क्या होगी, नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना, तो एरो आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू दी हाइड्रोजन। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि जो डेटिव बॉन्ड है और जो कोऑर्डिनेट और जो बेटा आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है और जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इनकी स्ट्रेंथ सेम होती है। ये नहीं होता कि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कोऑर्डिनेट कम, नहीं। जब एक दफा बॉन्ड बन जाता है तो यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कोऑर्डिनेट है और कौन सा कोवेलेंट है। लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये है
कि कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये म्यूचुअल शेयरिंग से नहीं बनता, वन साइडेड शेयरिंग। अच्छा, इसमें दो चीजें याद रखिएगा। जिस तरह आपने ये याद रखा हुआ है ना कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बिटवीन द टू नॉन मेटल एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा? दो नॉन मेटल एटम्स के दरमियान। तो बेटा डेटिव बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा? डेटिव बॉन्ड के लिए याद रखिएगा कि वन स्पीशी, जो एक मॉलिक्यूल है उसको मैं स्पीशी कह रहा हूं, वन स्पीशी मस्ट कंटेन लोन पेयर। एक स्पीशी या एक मॉलिक्यूल के पास तो लाजमी लोन पेयर होने चाहिए, और जो सेकंड स्पीशी है बेटा या जो सेकंड आइन है या मॉलिक्यूल है मस्ट कंटेन एम्प्टी ऑर्बिटल। उसके पास बेटा एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव भी करे ना। जिस तरह देखें H प्लस है, H प्लस के पास 1s0 है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये इसलिए इलेक्ट्रॉन अब रिसीव कर सकता है अपने ऑर्बिटल के अंदर। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि डेटिव बॉन्ड कब बनता है? जब एक मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर हो, इसको आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर। तो ये भी आप समझने के लिए याद रख सकते हैं कि डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन पुअर के दरमियान बनेगा। अच्छा, अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं बेटा। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो कि आपको पास पेपर में बहुत दफा मिलेगी वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो है बेटा Al2Cl6, वो है बेटा आपके पास NH3 BF3। अच्छा, इसके अलावा ना बेटा और भी हैं, लेकिन वो A2 में आप डिटेल में जाएंगे। आपको मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जितने भी सॉल्ट्स हैं, जिस तरह आयरन सल्फेट है, FeSO4, आयोनिक है या कोवेलेंट है? ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बेटा भी हम एग्जांपल, आयनिक पर तो मैं भी आया नहीं, ये हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कर रहे हैं बेटा। एक और ये A2 में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ दे देता हूँ। ये जो सॉल्ट्स होते हैं बेटा, जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Fe2+ और SO4 2-। ये जो Fe2+ है ना, इसको कौन सराउंड करता है? वाटर। आपने सिर्फ इतना पढ़ा हुआ कि इसको वाटर सराउंड करता है, ये जो सॉल्ट है आयरन 2। लेकिन बेसिकली सराउंड कैसे करता है? A2 में आप देखेंगे कि आयरन 2 के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, आयरन 2 के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है और जो वाटर का लोन पेयर है, इनके दरमियान बेटा डेटिव बॉन्ड बनता है। ये चीज आप A2 में डिटेल में देखेंगे, इसलिए हम इन एग्जांपल्स पर जो ट्रांजिशन मेटल के अंदर बॉन्डिंग है वो आपसे नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल A2 के सिलेबस में। लेकिन सिर्फ मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आगे A2 में आप पढ़ेंगे कि जो मेटल्स हैं वो भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स की काफी सारी एग्जांपल्स आप देखेंगे, जिसमें वाटर अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर को यूज करेगा और आयरन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हम फिलहाल इन तीन एग्जांपल्स के साथ ही बेटा रहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा था, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी चेक कीजिएगा बेटा। अगर आपसे वो कहता है ना कि ड्रॉ दी डॉट एंड क्रॉस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पहले तो आप बेटा इस तरह करेंगे कि आप कहेंगे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये है जी हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप खुद ही सोचेंगे यार ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो आप कार्बन के इनिशियली आप ये करेंगे कि कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को और ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का ना बेटा बॉन्ड बना देंगे। लेकिन आपको ये बॉन्ड बनाने के बाद पता चलेगा कि ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन कार्बन इज नॉट स्टेबल। कार्बन के देखें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या करना है बेटा? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। मैं पता है क्या करूंगा, ये जो एक लोन पेयर है ना बेटा ऑक्सीजन के पास, इस लोन पेयर को उठाकर यहां दरमियान में ले आऊंगा। जरा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, 1 2 3 4 1 2 3 4 बेटा ये जो लोन पेयर था ना ऊपर ऑक्सीजन का, ये मैं इधर ले आया हूं, देखिए ऐसा। अब आप देखें
ऑक्सीजन को फर्क नहीं पड़ा, वो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे थे, अब आप यहाँ कर लेंगे, लेकिन कार्बन भी स्टेबल हो गया। इसके जरा बेटा अगर आप डेटिव वो बनाकर बताएं स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से बनेगा, ये 2 बॉन्ड और ऑक्सीजन जो है ना वो कार्बन के साथ एक डेटिव बॉन्ड बना रहा है ऐसे। तो ये बेटा आपको समझ आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड का डॉट एंड क्रॉस कैसे बनाने। जी बेटा। जी सर आ गया। ठीक है बेटा, 1 मिनट बस। अच्छा बेटा अब आ जाएं आगे। बेटा वैसे ये जो स्कूल के बच्चे हैं, आप लोग बेटा क्लासेस बिल्कुल अटेंड नहीं कर रहे, कोशिश करें कि अगले वीक में क्लासेस जो है ना मिस ना करें। केपी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुना। केपी के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इस दफ़ा का ईयरली पेपर 2021 का पेपर देखा हो ना बेटा 2021, तो आप देखेंगे उसके अंदर केपी, केसी और ऑर्गेनिक ही है बेटा ज़्यादातर। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आता भी है, आप सब बच्चों को, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा बेटा केपी, केसी, एनर्जेटिक्स और ऑर्गेनिक, ये बेटा अगर आप कर लेते हैं तो 40 मार्क्स आपके आउट ऑफ 60 तो यहीं से आ जाएंगे। बाकी जो 20 मार्क्स है उसमें मोल है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सर आपने जो असाइनमेंट भेजी हुई थी, अगर वो कर लें तो काफी। हाँ बेटा वो काफी है, लेकिन उन असाइनमेंट में ना केपी के क्वेश्चन थोड़े कम है। तो केपी के इस तरह के क्वेश्चन भी हैं जिसमें वैल्यू ऑफ केपी इज गिवन, आपको केपी की वैल्यू दे देता है और आपसे कहता है पार्शियल प्रेशर निकालें और टोटल प्रेशर निकालें, जस्ट लाइक उन क्वेश्चंस की तरह बेटा जिसमें आपने देखा होगा कि केसी की वैल्यू गिवन होती है। सपोज केसी इज 59, आप बताएं जी कि इक्विलिब्रियम मोल निकालने होते हैं, इक्विलिब्रियम मोल। इसी तरीके से बेटा एक ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं कि केपी की वैल्यू आपको वो बता देगा सपोज 3.89 और आपसे कहेगा बताएं जी पार्शियल प्रेशर कितना है और टोटल प्रेशर कितना है। तो ये हम बेटा इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, तो क्लास मिस ना कीजिएगा मंडे को। अच्छा अब बेटा आगे चलते हैं Al2Cl6 कि Al2Cl6 का डॉट एंड क्रॉस। अच्छा वो क्या करेगा, मैक्सिमम एग्जामिनर क्या करता है बेटा, उसके पास भी अब इतने कंपाउंड्स नहीं है कि वो हर साल नया कंपाउंड देना, वो Cl की जगह ना Al2I6 कर देगा। कोई फर्क नहीं है भाई, क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, या क्या करेगा Al2Br6 कर देगा। तो इसलिए आप बस देखिएगा पैटर्न सेम है बिल्कुल। अब मैं Al2Cl6 का बेटा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये जी मेरे पास Al2Cl6, इसमें बेटा होता ये है कि आपके पास ना एक AlCl3 है, ये दूसरा AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है और Al2Cl6 बनाता है। रिएक्शन क्यों करता है पहले ये समझ लीजिए। रिएक्शन बेटा इसलिए करता है कि आप अगर AlCl3 का डॉट एंड क्रॉस देखें 1 2 3, तो आपको ये पता चलेगा कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है बेटा। आप जरा चेक कर लें, काउंट कर लें, एल्यूमिनियम के पास ना वैलेंस शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। इसलिए ये एक AlCl3 दूसरे AlCl3 से रिएक्शन करता है। रिएक्शन कैसे करेगा बेटा देखिएगा कि इसका रिएक्शन करने का तरीका क्या है। आप अगर बेटा ये याद कर लेंगे ना तो आपको डॉट एंड क्रॉस बनाने में मसला नहीं आएगा। क्या याद करना है देखें, एक AlCl3 आप इस तरह लिखेंगे बेटा ऐसे करके, जो दूसरा AlCl3 होगा उसके लिखने का स्टाइल देखिएगा। नीचे से बेटा आपने इस क्लोरीन जो पहला मॉलिक्यूल है ना, उस पहले मॉलिक्यूल का जो सबसे नीचे क्लोरीन है उसके सामने Al लिखें, फिर क्लोरीन। ये आपने ध्यान करना है कि एक मॉलिक्यूल के क्लोरीन के सामने एल्यूमिनियम आए और जो दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन है उसके सामने पहले मॉलिक्यूल का एल्यूमिनियम आए। ये चीज का आपने केयर करनी है। ये पहले तो आप इन दोनों को इस तरीके से लिखना सीख लें बेटा, फिर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। होगा ये जो क्लोरीन है ना, अभी मैं इसका डॉट एंड क्रॉस बनाऊंगा, लेकिन आपको ये पता है कि एक हेलोजन के पास या क्लोरीन के पास जब वो सिंगल बॉन्ड बना रहा हो उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये जो क्लोरीन है ये अपना लोन पेयर शेयर करेगा विद एल्यूमिनियम, और ये जो बेटा क्लोरीन आपको पहले मॉलिक्यूल का नजर आ रहा है ये अपना लोन पेयर शेयर करेगा इस एल्यूमिनियम के साथ। अब कैसे करेगा, Al2Cl6 का डॉट एंड क्रॉस कैसे बनाना है जरा देखिएगा। एक मॉलिक्यूल को मैं रेड से शो करूंगा, दूसरे को ब्लू से।
बेटा ये रेड वाला पहले शो कर। फिर इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जो आप बनाते हैं? जी बेटा, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जो आप इनिशियली ये स्ट्रक्चर आपका हेल्पिंग स्ट्रक्चर है डॉट एंड क्रॉस बनाने के लिए। डॉट एंड क्रॉस के अंदर बेटा लाइंस बॉन्ड शो नहीं होते, इसलिए अगर आप ये समझ रहे होंगे कि ये डॉट एंड क्रॉस है तो ये गलत है। दिस इज नॉट डॉट एंड क्रॉस। डॉट एंड क्रॉस में आपने ओवरलैपिंग शो करनी है। अगर आप ऑर्बिटल शेल नहीं भी बनाना चाहते हैं ना बनाएं, लेकिन इलेक्ट्रॉन शो करें, बॉन्ड शो नहीं करने। इस स्ट्रक्चर को बेटा आप डिस्प्लेट फार्मूला कह सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है सर। अच्छा बेटा आप देखें, ये एक एल्यूमिनियम जो है ना, इसके इलेक्ट्रॉन जरा देखिएगा 1 2 3, इन्हीं पोजीशन पर बेटा आप इलेक्ट्रॉन डाल दें। 1, ये आगे बेटा 2, ये आगे बेटा 3, एक एल्यूमिनियम। और इसके ऊपर बेटा 3 क्लोरीन्स जो हैं ये वाले, इन 3 क्लोरीन्स को बेटा मैं यहां लगाता हूं। एक क्लोरीन है बेटा, ये दूसरा क्लोरीन आ गया बेटा, और ये आपका तीसरा क्लोरीन। इसके बेटा आपने लोन पेयर लाजमी ड्रॉ करने हैं तीनों के। अच्छा अब जो बेटा दूसरा एल्यूमिनियम होगा, देखें ये वाला, इस एल्यूमिनियम का सर्कल मैं ऐसे बनाऊंगा कि वो नीचे वाले क्लोरीन से ओवरलैप करे। देखें ऐसे, ये देखिए इस एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये बेटा इधर लगा दूंगा 1 2 एंड 3। अब बेटा ये जो मैं क्लोरीन ड्रॉ करने जा रहा हूं ना, ऊपर वाला ये ऐसे ड्रॉ करूंगा कि वो एल्यूमिनियम से ओवरलैप करे। देखें ऐसे। और इस क्लोरीन के बेटा 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये बेसिकली डेटिव बॉन्ड बेटा इधर बना है। ये देखिए जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं। और ये भी बेटा नीचे डेटिव बॉन्ड है जिसको मैंने यहां से मार्क किया। ये 2 डेटिव बॉन्ड है। और अब आप बाकी क्लोरीन बेटा यहां पर लगा दें। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये आप Al2Cl6 का डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? ठीक है। ये यस सर। फिर एक बार फिर समझा दें। बेटा देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, Al2Cl6 बनाने के लिए मैंने आपसे कहा है कि आप इस फॉर्मूला से हेल्प लेंगे। ये जो मैंने लिखा था AlCl3 एक मॉलिक्यूल ऐसे करके लिखें। दूसरा मॉलिक्यूल बेटा आपने ऐसे लिखना है कि इस नीचे वाले क्लोरीन के सामने एल्यूमिनियम आए और ऊपर वाले एल्यूमिनियम के सामने क्लोरीन आए। पहले तो बेटा ये बताओ कि ये समझ आया लिखना है या नहीं? जी सर। अब मैंने क्या करना है बेटा, मुझे पता है क्लोरीन के जो लोन पेयर है वो इस एल्यूमिनियम से डेटिव बॉन्ड बनाएंगे और इस क्लोरीन के जो लोन पेयर है वो इससे बॉन्ड बनाएंगे। ये जो बेटा पार्ट है ना, ये आपको ये नजर आ रहा है, देखिए ये देखिए जरा इसके, ये क्लोरीन के 3 लोन पेयर्स, नीचे क्लोरीन के 3 लोन पेयर्स, और ये जो बेटा दूसरा पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है रेड ये वाला, ये बेटा मैंने ये ड्रॉ किया है। सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे किए हैं बेटा। जरा इसको आप ध्यान से देखो कि एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो बेटा मैंने डॉट से शो किए हैं, और उसके साथ 3 क्लोरीन्स लगाए हैं। बस मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त ना बेटा क्या काम करना है आपने, एक काम ये करना है कि जब आप क्लोरीन का शेल बनाएंगे ना, ये इसको एल्यूमिनियम के साथ ओवरलैप करवाएंगे, और जब आप नीचे वाले क्लोरीन का शेल बनाएंगे बेटा, इसको इस एल्यूमिनियम के साथ ओवरलैप करवाएंगे। ये काम इंपॉर्टेंट है जो आपने करना है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, एक और तरीका भी बता देता हूं, वो ये है क्या बेटा 2 क्लोरीन ऐसे ड्रॉ करें ये, और दूसरा क्लोरीन थोड़े गैप से बेटा ऐसे करके। अब क्या करना है आपने, बल्कि इसको मैं किसी और कलर से शो करता हूँ, रेड कलर से। इनको ओवरलैप नहीं करवाना बेटा, ओवरलैप नहीं करवाना। अब बेटा आपने Al2Cl6 बनाना है ना, तो ये सॉरी दिस इज दी एल्यूमिनियम, दिस इज एल्यूमिनियम बेटा, सॉरी ये एल्यूमिनियम है। ये 2 एल्यूमिनियम पहले आपने बेटा ड्रॉ करने, फिर सुने, 2 एल्यूमिनियम आपने ड्रॉ करने, इनकी ओवरलैपिंग नहीं करवानी आप इसमें। अब आप क्या करेंगे,
एक एल्यूमिनियम के 3 क्लोरीन्स, 1 2, जो तीसरा है ना बेटा, या ऊपर ड्रॉ कर दिया नीचे, लेकिन ऐसे ड्रॉ करना है कि वो दूसरे एल्यूमिनियम को भी कवर करे, ऐसे। ये देखिए बेटा, ये एक AlCl3 हो। अब दूसरा आपने ड्रॉ करना है कैसे, ये रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, और ये है बेटा तीसरा क्लोरीन। ऐसे ड्रॉ करना है तीसरा क्लोरीन के वो दोनों एल्यूमिनियम को कवर कर रहा हो। इस तरीके से ही बेटा आप बना सकते हैं। ये भी Al2Cl6 है, इसके इलेक्ट्रॉन जब आपने पूरे करने, ठीक है। अब बेटा हमारे आते हैं मजीद टाइम जाए किए बगैर वेस्पर थ्योरी के ऊपर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आपको मैं ये बता दूं बेटा कि वेस्पर थ्योरी जो है ना, उससे क्वेश्चन आना मस्ट है। मैं भी बल्कि ये बेटा पेपर देख रहा था कल 2021 का, ये आपके सामने ही है, ये देखिए बेटा, ये 2021 का पेपर है, नजर आ रहा है ना सबको? जी Yes, सर। sir. और देखिए इसके अंदर भी स्ट्रक्चरल क्वेश्चन में भी आएगा, लेकिन एमसीक्यूज में भी वो लाजमी वेस्पर थ्योरी से ना एक क्वेश्चन लाजमी डाल देते हैं। ये देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये अगर आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी नहीं सीखेंगे ये आपको नहीं आएगा। ऊपर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर, अगर आप बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं सीखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं आएगा। ऊपर आ जाएं बेटा, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं सीखेंगे आपको उसकी इक्वेशन भी नहीं पता होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है। और फर्स्ट आपके पास एवोगैड्रोस कांस्टेंट का है। तो ये पहले जो 5-6 बेटा एमसीक्यूज होते हैं ना, ये बड़े आसान से होते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन एमसीक्यूज में मार्क्स लूज मत करें। अगर मार्क्स लूज करने हैं तो कम से कम ऐसे एमसीक्यूज में लूज करें ना जो मुश्किल भी है बेटा। अगर सिंपल वाले एमसीक्यूज में आप मार्क्स लूज करेंगे तो फिर आगे क्या होगा, आगे तो मजीद मुश्किल होते जाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, ऑन एवरेज अगर आप एमसीक्यूज की बात करते हैं तो बेटा मैक्सिमम मोल से रिलेटेड ना, अगर आप सिर्फ मोल को देखें तो उससे 1 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये भी देखें, ये केपी का है, बेसिकली मोल से रिलेटेड नहीं है, केपी का क्वेश्चन आया। तो चलें बेटा अभी हम वेस्पर थ्योरी पर आते हैं। अरे केपी केसी क्या होता है? फिर आपका नाम क्या है? सर सुदेश। बेटा आप क्लासेस नहीं अटेंड करें तो मैं इस तरह आपको एक मिनट में तो नहीं बता सकता, ये तो पूरा टॉपिक है। आपको रिकॉर्डिंग या तो आप सुन लो बेटा, रिकॉर्डिंग सुन लो, या तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है बेटा, केसी की भी और केपी की भी। केपी का जो लास्ट टॉपिक है वो बस रहता है। सही सर, वो मैं सुदेश। लेकिन बेटा आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये आप नहीं करके जाएंगे ना तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि एक ऐसा टॉपिक जिससे 100% क्वेश्चन ने आना है और वो आप टॉपिक अगर नहीं करके जाते और उसके तमाम टाइप्स के क्वेश्चन, बाज बच्चे ये करते हैं बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कहते हैं काफ़ी है। नहीं भाई, आपने उससे रिलेटेड तमाम तरह के क्वेश्चन के एग्जामिनर क्वेश्चंस को रिवर्स करके भी पूछते हैं, ठीक है, तो वो तमाम क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा बेटा वैलेंस, सर आपने केसी केपी के ग्राफ्स करवाए? जी बेटा क्या कह रही? केसी और केपी के आपने ग्राफ्स करवाए? नहीं बेटा अभी नहीं करवाए, ग्राफ नहीं करवाए, ग्राफ नहीं कराया अभी। मैंने आपको बताया ना, अभी केपी हमारा बीच में ही है, और उसके बाद शेटलियर्स प्रिंसिपल भी है और ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस भी है। तो वो कब करेंगे? बेटा आप कौन है, नाम क्या आपका? खुदा। बेटा अभी नेक्स्ट वीक में जब क्लासेस होंगी तो उसमें ही करेंगे ना, इसमें तो नहीं, इसमें तो मैंने सिर्फ आपको बॉन्डिंग ही कराना है। अभी नेक्स्ट वीक मंडे को जो हमारी क्लास होगी उसमें केपी, और जब केपी केसी दोनों हो जाएंगे फिर इसका एक बेटा एक और टॉपिक भी आपको कराना है कि केपी और केसी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, टेम्परेचर के चेंज करने से केसी कब बढ़ेगा कब कम होगा, ये भी सीखना है बेटा। तो भी आप समझ लें कि आधा हुआ है टॉपिक, आधा टॉपिक अभी रहता है, ठीक है। अभी सिर्फ हमने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा बेटा वेस्पर थ्योरी पर आ जाए जी। वैलेंस, अच्छा एक क्वेश्चन बेटा ये भी आया हुआ था कि वो कहता है ये बताएं कि वेस्पर थ्योरी से बनता क्या है, अक्सर बच्चों को ये याद नहीं रहता। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बड़ा पहले इसके पॉइंट्स जो इसके पोस्टुलेट्स हैं वो आप सुन लें। पोस्टुलेट नंबर 1 बेटा ये है कि जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है ना, या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री
is determined by the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के वो लीनियर है या ट्राइगोनल है या टेट्राहेड्रल है, उस ज्योमेट्री को कौन बताएगा, कौन डिटरमिन करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं और इसके अंदर बेटा लोन पेयर भी आती हैं। तो इसमें दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर आपने करनी। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमिन करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है बॉन्डिंग एज वेल एज लोन पेयर। दूसरी चीज बेटा कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई लेस स्पेस, जबकि जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस। बेटा ये पॉस्टुलेट भी आपने याद रखना है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। क्यों? मैं आपको इसकी रीजन बता देता हूं। ये देखें बेटा, ये है मेरे पास अमोनिया, ये है इसके बॉन्ड पेयर और ये है बेटा इसका लोन पेयर। तो जरा मुझे ये बताइएगा कि बेटा जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर को कितने न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ? राइट और लेफ्ट पर आप देखें तो आपको नजर आएगा हाइड्रोजन की कोशिश है मैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं करने देगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बॉन्डिंग पेयर्स आर अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई, दो तरफ से न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है। देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है डू नॉट सेपरेट, वो बेटा सेपरेट नहीं होगी, फैलेगी नहीं, कम स्पेस ऑक्युपाई करेगी। इसके मुकाबले में ये जो बेटा आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर नजर आ रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, इट इज अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, सिर्फ एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है जो इस लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है। वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना बेटा वो स्प्रेड हो जाएगी और इट विल ऑक्युपाई मोर स्पेस। इस तरह हो जाएगा। देखें इस तरह ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस इसको इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो वो बेटा ज्यादा एरिया ऑक्युपाई कर लेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा ऐसे करके। जबकि जो बॉन्ड पेयर हैं, क्योंकि बॉन्ड पेयर्स को दो न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए बेटा वो ये जो मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूँ ये इनकी प्रॉपर्टी है, ये इनका रीजन है। इस एरिया में ये किसी और को नहीं आने देंगे। सबसे ज्यादा जो एरिया है ना वो लोन पेयर ने बेटा यहाँ पर लिया हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा स्ट्रांगली। क्योंकि एक मिनट बेटा, एक मिनट से अच्छा बेटा, अब बेटा देखिए इधर कि ये आपने याद रखना है कि बॉन्ड पेयर लेस स्पेस ऑक्युपाई करता है और लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। और उसके बाद एक तीसरा बेटा इसका पोस्टुलेट है वेस्पर थ्योरी का, जिस बेस पर आप ज्योमेट्रीज को बताएंगे, वो ये है बेटा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, मैं वाटर की एग्जांपल यहाँ पहले बेटा आपको वो बता देता हूँ कि लोन पेयर रिपल्शन is more than lone pair bond pair repulsion, or lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion। जरा इसको भी बेटा समझ लें। वाटर का डॉट एंड क्रॉस में आपके सामने बताता हूं। दिस इज द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये बेटा आपके पास आ गया हाइड्रोजन। इसमें देखिए आपको बेटा दो जो है ना लोन पेयर नजर आ रहे हैं। आपको पता है लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस, तो ये बेटा ये एक लोन पेयर की प्रॉपर्टी है, ये एक लोन पेयर का एरिया है, इसमें ना कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता।
इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपके पास एक लोन पेयर है, जो दूसरा बेटा लोन पेयर है ये उसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। और बेटा ये जो आपको बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं इनको ही मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको उनकी बाउंड्री नजर आए कि कहां पे ये है जी, सिर्फ आपके बॉन्ड पेयर। आप मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा रिपल्लियन कहां पर होगी आपके ख्याल में? कौन से दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे? जाहिर बात है वो करेंगे जो एक दूसरे के ज्यादा करीब है। तो बेटा कौन से दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब है एक दूसरे के? लोन पेयर और लोन पेयर। ये दोनों लोन पेयर आप देख सकते हैं बेटा, ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब है, ये देखें। तो ज्यादा करीब होने की वजह से ना इनमें रिपल्लियन सबसे ज्यादा है। फिर आप देखेंगे बेटा कि यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर उनमें गैप थोड़ा ज्यादा है, तो उनमें रिपल्लियन कम हो रही है। और सबसे जो लीस्ट रिपल्लियन है वो दो बॉन्ड पेयर के दरमियान होगी क्योंकि उनमें गैप सबसे ज्यादा है। तो बेटा ये आपने याद रखना है, लोन पेयर रिपल्लियन इज मोर। अब बेटा हम आते हैं वेस्पर थ्योरी के ऊपर, ठीक है, कि शेप्स क्या हैं, और ये बेटा आपने अब याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट बेटा ओपन करता हूँ जिससे आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा। अच्छा बेटा इतनी देर में ये ओपन होता है तो हम सबसे पहला केस बेटा जो आपने याद रखना है, अभी मैं सिर्फ बेटा वो एग्जांपल्स करा रहा हूं जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल वाले पर मैं भी नहीं आ रहा, वो भी अभी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम सिंगल कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको देखेंगे। इसके अंदर बेटा जो केस 1 है आपका, इसमें आप याद कर लें कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, या हम पहले बॉन्ड पेयर लिख लेते हैं। केस 1 में जो बॉन्ड पेयर हैं वो 2 हैं, लोन पेयर 0 है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा इनको सम करेंगे 2 आ रहे हैं, और इसमें जो शेप होगी वो क्या होगी, एंगल क्या होगा और एग्जाम्पल क्या होगी। बेटा देखें, सपोज बेरिलियम क्लोराइड में आपको एग्जांपल देता हूं, BeCl। बेटा वेस्पर थ्योरी ये भी कहती है कि किसी भी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, ठीक है। देखिए मैंने बेरिलियम क्लोराइड का डॉट एंड क्रॉस बनाना है, ये बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक क्लोरीन, बेटा ये एक क्लोरीन आ गया, और ये बेटा दूसरा क्लोरीन। इसके आपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं लाजमी। अच्छा ये तरीका होगा कि जो आपके बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बेटा बेरिलियम क्लोराइड का डॉट एंड क्रॉस बनाएं अगर, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पास कर दें, नहीं भाई ये गलत है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इन्होंने मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होने। आप अगर बेटा इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, अभी आप ये देखें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, बेसिकली आपने देखना है कि जो सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 2 बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रहे हैं, बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, और इन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का ये जो मैंने येलो कलर से मार्क किए किस एंगल पर है, ये 180 डिग्री पर है बेटा। तो इनकी शेप क्या बनेगी? लीनियर। यही चीज बेटा आपको यहाँ पर वो बताएगा इसमें। ये देखिए बेटा आपके पास दिस इज द बेरिलियम, ये आपको वेबसाइट दिख रही है बेटा कि जो मैंने ओपन की है, इसमें पर्पल एक एटम है, इसको आप समझ लें कि दिस इज बेरिलियम, और ये बेटा 2 क्लोरीन। जी बेटा सर मुझे एक बात समझनी है, आपने कहा कि लोन पे रिपल्जन सबसे ज्यादा होता है, तो फिर ये 180 पे इतना रिपेल किस तरह हो गया? बेटा लोन पेयर तो इसके पास है ही नहीं ना, बेरिलियम के पास कहाँ पर लोन पेयर है? इसमें एंगल 180 किस तरह बना, ये मुझे समझा दे। ये जो येलो कलर से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो मैंने मार्क किए, ये इलेक्ट्रॉन किस एंगल पर है? 180 डिग्री पे है सर।
ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये जो ब्रिलियम के हैं, हम क्लोरीन के लोन पेयर को नहीं देख रहे बेटा, हमने सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखना है कि वो किस एंगल पर अरेंज हो रहे हैं। तो किस एंगल पर बेटा ये अरेंज हो रहे हैं? ये 180 पे है। तो इसलिए 180 लिखा है बेटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, मैं यही चीज इस डायग्राम से बेटा बता रहा हूँ। ये देखिए, ये ब्रिलियम था बेटा, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। आपने नेबरिंग एटम को नहीं देखना कि उसके पास कितने लोन पेयर है, आपने सेंट्रल एटम को देखना है। तो अगर आप एंगल देखेंगे बेटा, तो ये एंगल देखिए आपको कितना बता रहा है, 180। और शेप बेटा यहाँ क्या बताएगा, ये किसी और लैंग्वेज में है तो इसकी शेप है लीनियर। ठीक है बेटा। अच्छा, अभी हम डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स पर नहीं आ रहे, ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले पहले देखिए। अब बेटा केस 2 पर आते हैं। देखिए, केस 1 में आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे? 2 थे। अब केस 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक एक करके मैं बढ़ाता जाऊंगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो जाएंगे। सर ये बेरिलियम के जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? तो ये स्टेबल है। बेटा आपको बताया कि ऑक्टेट रूल जो है ना, जिस तरह BF3 है, अगर आप BeCl2 देखें ना, BeCl2, तो ये आपको जिस तरह Al2Cl6 का स्ट्रक्चर है ना बेटा, उस तरीके का स्ट्रक्चर बना कर देता है। मतलब जो क्लोरीन है वो अपने डेटिव बॉन्ड बनाते हैं विद ब्रिलियम के साथ। और मेरा ये ख्याल है कि मैंने बेटा ये आपको क्लास में इसके डेटिव बॉन्ड की प्रैक्टिस भी करवाई थी, BeCl2 के डेटिव बॉन्ड। ये भी आप इसमें डेटिव बॉन्ड बेटा बनाता है। ठीक है सर। अब बेटा केस 2 पर आ जाएं। केस 2 जिसमें बॉन्ड पेयर, जिस तरह केस 1 में बॉन्ड पेयर 2 थे, केस 2 का ए पार्ट भी हम कर रहे हैं। केस 2 में एक बी पार्ट भी होगा। बॉन्ड पेयर 2, सॉरी बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3। अच्छा, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ना एक एग्जांपल याद कर लें। क्या आप एग्जांपल याद कर लें भाई? BF3। अब देखो अब्दुल्ला यासीन, ये BF3 के अंदर भी ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, तो एक्सेप्शंस हमारे पास हैं काफी सारे। ये देखें जी, ये आपके पास है ये TEP क्या है? जी बेटा, ये TEP टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। TEP बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जब सम करेंगे तो फिर आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे। ओके सर। अच्छा बेटा, ये देखिए, अब BF3 के अंदर आप पहले ये चेक करें कि क्या बोरॉन के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं। यस। लोन पेयर 0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 3 हो गए। तो BF3 के अंदर 3 हो गए। यस, तो ये कॉम्बिनेशन है। अब आपने ये देखना है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये किस एंगल पर अरेंज होंगे भाई? क्या एंगल होगा इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज करने के लिए? बेटा ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को अरेंज करते हैं। जरा शेप देखिएगा बेटा, ये जी आपके पास बोरॉन का एटम, सपोज पर्पल कलर का, 3 फ्लोरीन्स, 1 2 3। आपके ख्याल में बेटा आपने एंगल जो है ना इनका देखना होता है। ये जो फ्लोरीन, बोरॉन, फ्लोरीन, इसके दरमियान एंगल देखना है बेटा आपने। फ्लोरीन, बोरॉन, फ्लोरीन, या यहां देख लें फ्लोरीन, बोरॉन, फ्लोरीन, 3 एटम्स के दरमियान एंगल होगा। लोन पेयर के एंगल आप कंसीडर नहीं करते, एटम्स के दरमियान एंगल देखना है। बेटा ये देखें जी, एंगल आपको कितना नजर आ रहा है? तमाम एंगल्स कितने हैं BF3 में? 120। 120। और बेटा ये जो शेप होगी, इसकी शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। देखें ट्राइगोनल प्लेनर का क्या मतलब है। आप ये सपोज करें कि जो मॉलिक्यूल है ना, इसको आपने एक टेबल पर रख दिया ऐसे करके, ये आपने इस टेबल पर रख दिया। क्या कोई एटम इस मॉलिक्यूल का परपेंडिकुलर है उस टेबल के? अगर आप इस मॉलिक्यूल को टेबल के ऊपर रखें तो तमाम एटम्स पैरेलल ही होंगे ना टेबल के, या कोई परपेंडिकुलर भी जा रहा है? जी सर। कोई है परपेंडिकुलर? नो सर। हाँ, तो इसलिए बेटा हम इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, कि तमाम एटम्स एक ही प्लेन में हैं। इसलिए बेटा इसका अब नाम आप क्या देंगे? एंगल आपने पहले बता देना है। एंगल इज 120। और सर? इसकी जो शेप, जी बेटा। सर मुझे किसी ने बताया था कि अगर 180 को आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से डिवाइड करके इनटू 2 कर दो तो आपको
आ जाएगा आंसर। बेटा किस इसका आंसर? कितना मतलब इसका वो है बॉन्ड एंगल। बेटा उसमें लोन लोन पेयर के भी निकल आएंगे, यही जिनमें तो मैं लोन आपसे पेयर पूछ होता रहा हूँ है, हाँ जिनके लोन, यही जिनके तो पास लोन पेयर है उनके भी निकल आएंगे या नहीं? मेरे नहीं ख्याल से सर। उनके नहीं निकलेंगे ना बेटा, तो आपको याद तो करना पड़ेगा ना। आप वो फॉर्मूला याद करोगे, फिर लोन पेयर के आप अलहदा बॉन्ड एंगल याद करोगे, तो उससे अच्छा नहीं है सारे आप एक ही उसमें याद कर लो और 2.5 डिग्री कम करते जाओगे जहां पर लोन पेयर आएगा। अच्छा बेटा आगे ठीक है चलते लेकिन हैं। AlCl3, बेटा AlCl3 भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, आप देखें बिल्कुल BF3 की तरह है कि एल्यूमिनियम सेंटर में और 3 क्लोरीन्स, तो बेटा इसका बॉन्ड एंगल भी 120 और ट्राई जहां पर ना बेटा, जहां पर आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा ना 30 वाला, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0, आपने सेंट्रल एटम को चेक करना है। फिर बता रहा हूं, सराउंडिंग एटम को नहीं देखेंगे बेटा, सेंट्रल एटम को देखेंगे। जहां पर 30 वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा वहां पर एंगल 120 और ट्राइगोनल प्लेन। अब केस 2 के अंदर ही बेटा, केस 2 के अंदर बी पार्ट भी है। वो क्या है वो जरा देख लें। वो एक कंपाउंड बेटा आपको, एक मॉलिक्यूल आपको देता है SnCl2 मॉलिक्यूल है। इसमें तो हमने एग्जांपल पढ़ी है ना बेटा, इसके अंदर एग्जांपल हमने पढ़ी है BF3 या AlCl3। अभी जो हम मॉलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं उसमें बेटा हम एग्जांपल देखते हैं SnCl2 की। अक्सर बच्चे SnCl2 को बगैर ड्रॉ किए, पीरियोडिक टेबल को देखे बगैर कि टिन कौन से ग्रुप में है, सिर्फ वो ये देखते हैं कि 2 क्लोरीन है, यहाँ लीनियर लिखकर आ जाते हैं, यहाँ 180 लिखकर आ जाते हैं, यहाँ 20 का कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, जो कि गलत है। ऐसे नहीं है बेटा। SnCl2 का पहले डॉट एंड क्रॉस बनाएं। डॉट एंड क्रॉस बनाए बगैर आप बिल्कुल भी बॉन्ड एंगल तक नहीं पहुंच सकते बेटा। तो बॉन्ड एंगल आपने कैसे बताना है, पहले इसका डॉट एंड क्रॉस। डॉट एंड क्रॉस कैसे बनाएंगे, पहले सेंट्रल एटम का ग्रुप पता चले। सेंट्रल एटम जो है टिन, ये 4th ग्रुप से है, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। 2 क्लोरीन्स है बेटा जो यहां पर बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसे ठीक है जी, ऐसे करके अब जरा आप खुद डिसाइड करें कि बेटा इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं जी, जरा बताएं शाबाश, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं। लोन पेयर बेटा है 1, ये देखें ये एक जो इलेक्ट्रॉन बच गया, दिस इज द लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ रहे हैं ना, इसलिए बेटा हमने इसको भी केस 2 में ही रखा हुआ है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स ने अरेंज होना है, लेकिन बेटा मसला ये है ऊपर वाले केस में ना तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बॉन्डिंग पेयर थे तो वो इक्वल एंगल पर अरेंज हुए। यहां पर आपको पता है मसला ये आ रहा है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो लोन पेयर क्या करेगा, यहां से भी इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, यहां से भी इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से बेटा ये जो एंगल है ना, आपने कभी भी एंगल लोन पेयर का नहीं बताना होता बेटा, आपने एंगल बताना होता है एटम्स का, मतलब क्लोरीन, टिन और क्लोरीन के दरमियान क्या एंगल है ये आपने बताना। अगर तो बेटा ऐसे होता ना, अगर तो ऐसे होता कि ऊपर भी क्लोरीन होता तो एंगल 120 होना था, कोई मसला नहीं था। लेकिन ऊपर है लोन पेयर, तो लोन पेयर बेसिकली ज्यादा स्पेस जब ऑक्यूपाई करता है, ज्यादा स्पेस जब ऑक्यूपाई करेगा तो यहां से क्लोरीन को बेटा पुश करेगा और क्लोरीन का एंगल थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, क्लोरीन टिन क्लोरीन का एंगल कम हो जाएगा, वरना इसका एंगल होना था 120, लेकिन लोन पेयर ने इसका एंगल कम किया। और कितना कम करेगा ये याद रखें, एक लोन पेयर 2.5 डिग्री एंगल कम करता है, तो 120 के बजाय 117 भी लिखेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है 117 लिख दें या 117.5 डिग्री। ये बेटा इसका एंगल होगा और इसकी शेप क्या होती है, बेंड शेप या वी शेप। अब जरा इसकी डायग्राम बेटा देख लीजिए,
ये बेटा देखें, ये आपके पास टिन है, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन। लेकिन एक लोन पेयर जब आएगा, अब बेटा देखिएगा, ये देखिए लोन पेयर ने क्या किया, इन दोनों क्लोरीन्स को रिपेल किया और ये दोनों क्लोरीन्स थोड़े से अपना एंगल को कम करेंगे 120। आपने कभी भी बेटा ये एंगल डिस्कस नहीं करना, ये एंगल अगरचे 120 से ग्रेटर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये एंगल इज ग्रेटर देन 120, लेकिन आपने एटम्स के दरमियान एंगल को बताना होता है, लोन पेयर के एंगल को नहीं बताना होता। अब बेटा आगे चलते हैं, केस 2 हो गया, केस 3 पर आ जाए। केस 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप 3 केसेस पढ़ेंगे, ए, बी और सी। पहली एग्जांपल इसमें हम पढ़ते हैं CH4 की, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपने सीखना होगा कि 3D डायग्राम कैसे बनाते हैं बेटा, 3D डायग्राम कैसे बनती है वो आप यहां पर सीखेंगे। अच्छा, CH4 का बेटा अगर डॉट एंड क्रॉस बनाएं, यहां पर है जी इसका बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, शेप, एंगल और एग्जाम्पल में CH4 है, जरा डॉट एंड क्रॉस बनाकर क्लियर हो जाएगा, आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर की समझ आ जाएगी। ये देखेंगे, आपको नजर आ रहा है CH4 में जो कार्बन है इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 है, तो 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। इसलिए बेटा हमने एक नया केस लिया है, केस 3, क्योंकि पिछले केस में 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर थे, अब 4 है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने बेटा अपने आप को अरेंज करना है अराउंड कार्बन। अक्सर बच्चे देखते साथ ये कहते हैं सर ये 90 पर करेंगे, लेकिन नहीं बेटा, आप लोग जब ये 90 वाली बात करते हैं तो इसका मतलब है आप मॉलिक्यूल को टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जी एक्सिस पर। तो ये मत सोचें कि अब 90 और ये 90 तो ये 90 डिग्री पर अरेंज होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। अगर तो मॉलिक्यूल उसमें होता है ना डायमेंशन में, तो फिर ये 90 पर ही करते। लेकिन अब ये 4 बॉन्ड पेयर अपने आप को किस एंगल पर अरेंज करेंगे, अराउंड कार्बन। क्यों बेटा इनको अरेंज करना होता है, क्योंकि इनमें रिपल्जन होती है, और ये कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स कि अपने आप को ऐसे एंगल पर अरेंज कर लें जहां पर इनको कम से कम रिपल्जन का सामना करना पड़े। अब बेटा देखिएगा, सर एक मिनट, केस 2 का पेज दिखाइएगा। किसका बेटा? केस 2 का सर। बेटा एक मिनट, पहले ये अब कर लो, उसके बाद मैं वो दिखा दूंगा, पहले ये देख लो। बेटा ये कार्बन है, इसके बाद मैं दिखा देता हूँ। ये कार्बन है बेटा, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3। अगर तो 3 हाइड्रोजन होते ना ऐसे होना था, लेकिन चौथा हाइड्रोजन आने की वजह से ये देखिए चौथा हाइड्रोजन आ गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरीके से अरेंज होंगे। ये देखिए ये मॉलिक्यूल जो है ना, दिस इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। अगर मैं इसको इस तरह टेबल के ऊपर रखूं ना बेटा, ये देखें, ये मैंने इसको टेबल के ऊपर रखा है इस तरीके से, तो एक एटम परपेंडिकुलर जा रहा है, आउट ऑफ प्लेन जा रहा है। दिस इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, ये प्लेनर नहीं रहेगा बेटा। केस 3 तक ना, केस 3 तक आपके मॉलिक्यूल्स जो थे उसके एटम्स प्लेन के अंदर थे, लेकिन केस 4 के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो एटम्स होंगे वो एक आउट ऑफ प्लेन लाजमी जाएगा। अब बेटा इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी जरा देख लीजिएगा। मैं पहले इसको ड्रॉ करना भी सिखाता हूं आपको। ये ड्रॉ करना बेटा 3 डायमेंशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा बेटा इसको ड्रॉ कैसे करना है आपको। मैं इसको जब वो आपसे कहेगा ना बेटा कि आपने ड्रॉ करना है इसको 3 डायमेंशन के अंदर, 3D स्ट्रक्चर। अब आप देखिए बेटा ये कार्बन है, ये जो 2 हाइड्रोजन मैंने बेटा रेड कलर से मार्क किए हैं, ये ऐसे हाइड्रोजन हैं जो ना आपकी तरफ आ रहे हैं और ना आपसे अवे जा रहे हैं। तो इनको तो बेटा आप ऐसे प्लेन लाइन से शो करेंगे। इन हाइड्रोजन का मतलब है कि ये हाइड्रोजन ना आपकी तरफ आ रहे हैं ना आपसे अवे जा रहे हैं, ठीक है, ये प्लेन में है।
तो जो प्लेन में होंगे ना उसको प्लेन लाइन से शो कर। बड़ा इस हाइड्रोजन के बारे में जरा देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, जिसको मैं कलर कर दिया मैंने ब्लू कलर का, ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें टुवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ आ रहा है बेटा। तो ऐसे एटम को जिसका फेस जिसकी डायरेक्शन आपकी तरफ हो, आप उसको वेज से शो करते हैं। वेज का मतलब होता है कि इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, वेज से शो करेंगे। और बेटा ये जो पीछे आपको एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ये वाला बेटा, ये जो हाइड्रोजन है जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, ये आपसे अवे जा रहा है। देखें इसकी डायरेक्शन, अवे फ्रॉम यू। तो जोन सा हाइड्रोजन आपसे अवे जा रहा होगा उसको आप डॉटेड लाइन से शो करेंगे। अब इसका सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। आपको जब भी वो कोई मॉलिक्यूल देना कि आप इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर, आपने बेटा क्या करना है कि एक वेज बनाना है, एक डॉटेड बनाना है, बाकी जितने बॉन्ड्स हैं सारे प्लेन लाइन से शो कर दें। ये सिंपल सा तरीका है, सबसे आसान। जब भी वो आपसे ये कहे कि आप 3D स्ट्रक्चर बनाएं, एक वेज बना दें, एक डॉटेड बना दें और बाकी सब प्लेन लाइन से शो कर दें। तो बेटा ये आपका, जी बेटा सर कहीं भी बना सकते हैं, मतलब आपने जिस तरह ये आगे बनाया मैं पीछे बना सकता हूँ, चलेगा? बिल्कुल बना सकते हो बेटा। उसकी रीजन ये है, बिल्कुल बना सकते हो। उसकी रीजन ये है कि मैं इसको घुमाऊंगा तो ये देखो ये इस तरह हो जाएगा। ये तो इसकी रोटेशन पर है ना, मैंने इसको इस तरीके से फिक्स किया था कि ये आपको इस तरह नजर आ रहा था। आप कहीं पर भी बना सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये देखो मॉलिक्यूल तो घूम रहा है, आप किस तरह मर्जी बना लो। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा बेटा अब आ जाए जरा। अच्छा कौन बच्चा कह रहे थे जी मुझे पिछला पेज, कौन सा पेज देखना है जी आप लोगों ने? केस 2 का? केस 2 वाला जी। ये बेटा जल्दी से देख लो। ठीक है समझ आ गया, एंगल देखना था सिर्फ। अच्छा अब बेटा आ जाए जी आप CH4 के ऊपर। तो शेप इसकी क्या बनेगी? हाँ बेटा अब शेप पर आ जाए। शेप इसकी है टेट्राहेड्रल। बेटा मैं अगर इसकी शेप आपको बताऊं, ये देखिए ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है बेटा, ये इसकी तीसरी साइड है, ये इसकी चौथी साइड है। ठीक है, तीसरी साइड जरा मैं, ये बेटा इसकी तीसरी साइड, तो ये इसकी चौथी साइड। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहां से भी देखिए 1 2 3 एंड 4। तो इसकी शेप है टेट्राहेड्रल। और एंगल क्या होगा बेटा? 109। एंगल जरा देखिएगा यहां पर, मैं बेटा इसके एंगल्स आपको यहां शो करवाता हूं। ऑल एंगल्स आर 109.5, 109.5। ठीक है, तो ये आपने बेटा याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शेप है टेट्राहेड्रल, एंगल है 109.5। एग्जाम्पल बेटा जो मर्जी एग्जाम्पल लिख दें जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। ठीक है, उसमें आप ये भी बता सकते हैं बेटा, ये जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं CH3, CH2, CH3, इसमें आप देखें जितने भी कार्बन है ना बेटा, ये सब 109.5 एंगल पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रहे हैं। क्यों? अगर आप इनके डॉट एंड क्रॉस बनाएं तो आप बेटा डॉट एंड क्रॉस बनाने के बाद इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। अच्छा बेटा आप आगे आ जाएं। इसी में केस 3 के अंदर पार्ट बी जो है बेटा, वो है मेरे पास अमोनिया का NH3। अब आप NH3 में देखिएगा बेटा कि ये आपका है नाइट्रोजन, एक लोन पेयर आ गया बेटा, लेकिन इसको हमने केस 3 में रखा क्यों है? आप अगर नोट करें, केस 3 में रखने की रीजन ये है कि बॉन्ड पेयर तो 3 है, लोन पेयर 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन अगर तो बेटा ऐसे होता ना कि चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते, तो इन्होंने अपने आप को 109.5 पर अरेंज करना था, लेकिन ये चारों 109.5 पर अरेंज नहीं होंगे। रीजन ये है कि एक लोन पेयर है और लोन पेयर के आने की वजह से इनके एंगल में डिस्टॉर्शन आएगी। लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस, जरा देखिएगा भी इधर, ये जो बेटा लोन पेयर है ना, ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये थोड़े से एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। ये जो एंगल है ना बेटा, ये जो मैं यहां शो कर रहा हूं HNH, या बेटा ये जो एंगल है HNH, ये एंगल नॉर्मली 109.5 का होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर ने क्योंकि ऊपर से रिपेल किया
तो ये एंगल अब 109.5 से कम हो जाएगा। और आपको मैंने बताया कि एक लोन पेयर कितना एंगल कम करता है, 2.5। तो अब बेटा एंगल हो जाएगा 107। अब जरा देखिएगा बेटा इसकी शेप कैसे। ये बेटा नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है जी, ये नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन्स, ये बेटा। तो इसकी जो शेप है, शेप जरा बेटा देखिएगा इसकी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, एक मैं इसको जरा सीधा करता हूं, थोड़ा सा आपको शेप मैंने दिखानी है इसकी। हाँ बेटा, आप मुझे ये बताएं कि इन 3 व्हाइट बॉल्स को, ये जो हाइड्रोजन हैं, क्या आप इनको अगर इस तरह मिलाएं तो क्या ये ट्राइगोनल बन रहा है या नहीं बन रहा? ट्राइगोनल, 3 साइड्स बन रही हैं। यस बेटा, जी सर। तो ट्राइगोनल, और ऊपर लोन पेयर है एक, इसको कहते हैं पिरामिडल, क्योंकि ट्राइगोनल के ऊपर आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर भी दिख रहा है, लोन पेयर सॉरी। तो इसकी शेप क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। मैं यहां लिख रहा हूं शेप इसकी, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये बेटा इसकी शेप है, और एंगल इज 107 डिग्री, ठीक है। और केस 3 का जो लास्ट केस है बेटा, केस 3 का लास्ट केस, दैट इज द वाटर। वाटर बेटा इसका लास्ट केस है। फिर उसके बाद PCl5 है बेटा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है केस 4 में, जिसमें 2 बॉन्ड एंगल्स आपको दिखेंगे। अच्छा, केस 3 का लास्ट, आप जरा वाटर की एग्जांपल बेटा देखिएगा, H2O। सही, आपने ट्राइगोनल पिरामिडल की कौन सी एग्जांपल दी है? NH3 भाई, अमोनिया। PCl3 कर लें आप, PCl3, जहां पर बेटा ये कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा डॉट एंड क्रॉस बनाने के बाद, 3-1 वाला। वाटर में देखिए बेटा, वाटर में आपके पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है बेटा, लेकिन बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर भी 2 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। अब बेटा आपको मैंने बताया था कि अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते हैं ना, तो एंगल 109.5 होना था। लेकिन अब 2 लोन पेयर आ गए। एक लोन पेयर 2.5 डिग्री करता है, 2 लोन पेयर है, तो 2.5 टाइम्स 2, 5 डिग्री एंगल कम होगा। इसका 5 डिग्री बेटा लेस करें ना यहां से, तो ये बनेगा आपका 104.5। 104.5 बेटा एंगल होगा किसके दरमियान बेटा? इसके दरमियान। देखें, ये जो 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के अराउंड, ये हाइड्रोजन को पुश करेंगे दोनों साइड से, तो ये एंगल जो है ना बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, ये 109.5 से कम होकर 104.5 पर आ जाएगा। इसको भी आप कहते हैं बेंड शेप या वी शेप। दोनों शेप लिख कर आइएगा बेटा, बेंड शेप या वी शेप। ये बेटा कब होगा? 2-2 वाला कॉम्बिनेशन है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो आपने जो शेप होगी वो वी शेप बतानी है। एंगल इज 104.5। अब आगे आ जाए बेटा, नेक्स्ट, बस 2 केस रह गए, 2 केस। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास केस 4। इसमें लोन पेयर वाली एग्जांपल नहीं है बेटा, बस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, शेप और एग्जांपल। PCl5 बेटा, PCl5 अभी हमने वैसे पढ़ा है, 1 2 3 4 5। मैं बेटा जल्दी में हूं, इसलिए मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नहीं डाल रहा, ठीक है? आपने ड्रॉ करने हैं, हम सिर्फ टाइम सेव करने के लिए। ये बेटा आपके पास PCl5 है। जरा फास्फोरस के अराउंड देखें, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 आपको बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं फास्फोरस के अराउंड, 1 2 3 4 और 5। लोन पेयर 0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5। अब ये 5 बॉन्ड पेयर फास्फोरस के अराउंड अपने आप को मैक्सिमम एंगल, किस एंगल पर अरेंज करेंगे? यहां पर बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये वो काफी पूछता है ये एग्जांपल, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट एंगल बन रहे हैं। जरा देखिएगा, ये बेटा आपके पास फास्फोरस का एटम है, ठीक है, ये पर्पल कलर से आपको दिख रहा है, और ये 5, पहले मैं 3 क्लोरीन्स बेटा ड्रॉ करता हूं। ये 3 क्लोरीन्स है बेटा, ये देखिए फास्फोरस के अराउंड। अब 2 और भी आ रहे हैं,
अब जब 2 क्लोरीन और भी आएंगे 1 और 2, अब देखिए जरा बेटा इसकी शेप, मैं इसको जरा सेट करता हूँ एक ऐसे एंगल पर जहां से आपको शेप आइडेंटिफाई करना आसान होगी। हाँ बेटा ये ठीक है। बेटा जरा मुझे ये बताइएगा, ये जो मेरा माउस है ना इसको और से देखना है, जहां मैं ये लेके जा रहा हूँ ये क्या शेप बन रही है, बस ये देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना बेटा। ये क्या शेप है ये? यस बेटा, इस शेप को क्या कहेंगे? ट्राई ट्राइगोनल। इज इट ट्राइगोनल जी। बेटा? जी ट्राइगोनल। सर। एक आपको पिरामिड ऊपर नजर आ रहा है, एक नीचे नजर आ रहा है, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर है ना बेटा और एक नीचे है, तो इसका नाम क्या होगा? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये तो होगी शेप। एंगल देखिएगा बेटा, एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके, इसमें 2 डिफरेंट एंगल्स हैं। अरे नाम कैसे दिया आपने, इसको समझ नहीं है। बेटा ये 3 बॉल जरा देखो, ये वाली और ये वाली बेटा, ये जो मैं जहां पर ये अपना माउस लेके जा रहा हूं, जरा आप इनका इमेज अपने जहन में लेकर आओ कि ये क्या इमेज बना रहे हैं। सर आपका माउस तो वो है, नहीं हिल रहा। आपको ये नजर नहीं आ रहा बेटा, ये जो फिंगर सी बनी हुई है इधर? सर ये नीचे है ना ये। बेटा ये शेप क्या बन रही है? आप ऊपर और नीचे वाले अगर एटम्स को ना देखो, सिर्फ इनको देखो बेटा। सर ये क्या बना दी सर? वेट बेटा, मैं इसके यहाँ से स्लिप करता हूँ, वेट। ये बेटा देखो जरा जी सर। कि ये क्लोरीन और ये, क्या ये ट्राइगोनल बन रहा है या नहीं बन रहा? जी सर बन रहा है। तो ट्राइगोनल, एक पिरामिडल ऊपर और एक नीचे, बाय पिरामिडल, बाय कहते हैं 2 को, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है बेटा? सर ये नोट्स आप ग्रुप में बाद में सेंड कर सकते हैं? जी बेटा जी। अब ये एंगल देख ले, ये रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, आप सुन लीजिएगा उसको, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। ये देखिए एंगल क्या है बेटा, ये एंगल पहले मुझे बताएं, ये वाला एंगल 90। 90। बेटा अगर मैं ये पूछूं कि ये एंगल क्या है, ये भी 90 हो गया सर। 90 है। लेकिन अगर मैं इसके दरमियान पूछूं बेटा, ये जो ट्राइगोनल आपने मुझे बताया था, ये ये 120। ये मैं आपको यहाँ से 120। जी बेटा 120 का है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये एंगल मैं पूछ रहा हूँ बेटा, बेसिकली ये वाला। या अगर आपको मैं ऐसे बताता हूँ, ऐसे इसी मॉलिक्यूल को बेटा देखिए मैंने रोटेट किया, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस एंगल के बारे में बेटा। ये ट्राइगोनल के अंदर एंगल क्या होगा? 120। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा है, मैं इसको फिर स्लिप करता हूँ, वेट। ये देखिएगा बेटा, ये जो एंगल है ना यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका एंगल है 120 का। तो इसमें 2 आपके पास एंगल बन रहे हैं, 90 एंड 120। ठीक है? तो ये जानना बहुत लाजमी है बेटा कि PCL 5 के अंदर जब आप एंगल लिखेंगे तो आपने एंगल में दोनों एंगल लिखने हैं, 90 एंड 120। और शेप क्या लिखनी है? शेप लिखनी है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अच्छा, अब इसको अगर आपने 3D में बनाना हो ना तो बेटा वो भी बड़ा आसान है। आपको मैंने कहा था PCL जब भी आपने 3D में बनाना है तो आप सारे जो प्लेन लाइन शो करें, मैक्सिमम एक आप वेज देंगे और एक बेटा आप क्या देंगे? डॉटेड दे देंगे, ऐसे एक वेज और एक डॉटेड, ऐसे। ये बेटा आपकी शेप होगी। ठीक है? आप अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है 3D के अंदर तो पूछ लें, ये डायग्राम ड्रॉ करने में। आपको मैंने रूल ये बताया है, जो भी मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है, एक वेज, एक प्लेन, सॉरी एक वेज और एक डॉटेड, बाकी तमाम बॉन्ड्स प्लेन लाइन से शो करें।
ठीक हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा, लास्ट केस है, फिर उसके बाद डबल बॉन्डेड भी अभी रहता है, वो खत्म करना है बेटा ताकि कल हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और पाई सिग्मा बॉन्ड करें बस। लास्ट केस हमारे पास केस 5, जिसमें हम SF6 की एग्जांपल पढ़ेंगे बेटा। SF6 इसमें वो TeF6 सल्फर या सिलेनियम या ट्यूलेरियम ये सब एक ही ग्रुप में आते हैं बेटा। आप ग्रुप देख लेना, आपको वहां से मसला नहीं होगा फिर। SF6 में अगर आप देखें, ये सल्फर है बेटा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बेटा 6 फ्लोरीन्स हैं जो इसके साथ आकर इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। मैं फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नहीं ड्रॉ कर रहा, आपने ड्रॉ करने हैं एग्जाम में बेटा। अब देखें, सल्फर के अराउंड ये 6 बॉन्ड पेयर्स हैं जिन्होंने सल्फर के अराउंड अपने आप को अरेंज करना है एट मैक्सिमम एंगल। तो वो एंगल क्या होगा बेटा, हम इसी से चेक कर लेते हैं, इसी सिमुलेशन से। ये सल्फर है भाई, 6 फ्लोरीन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए बेटा, ये दरमियान में सल्फर है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट और फ्रंट पे और बैक पे ये सारे फ्लोरीन्स लगे। जरा मुझे बता सकते हैं आपके ख्याल में ये ऑल एंगल्स क्या हैं? हाँ जी बेटा, 90। ऑल एंगल्स आर 90। गुड। और इसकी शेप पता है क्या होगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल। कैसे बना? ऑक्टाहेड्रल ऐसी होगी बेटा। अगर आप ये दरमियान में देखिए, आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है बेटा दरमियान में, ये ऐसे करके स्क्वायर। मैं फिर इसको स्निप करता हूँ, आपको बाज़ बच्चों को इससे आइडिया नहीं होता, मैं स्निप कर लेता हूँ। देखिए बेटा, इसको ये जो है ना, ये मैं बात कर रहा था, ये अगर आप इसको ऊपर से मिलाएं ना ऐसे करके, ये एक साइड बन रही है बेटा, ये इसकी दूसरी साइड बन रही है, ये इसकी तीसरी साइड बन रही है। ये कितनी साइड्स हैं अगर आप ऊपर से इसको काउंट करते हैं, मुझे बताइए। 4 साइड्स ऊपर से बन रही हैं। क्या यही 4 साइड्स बेटा नीचे से भी बनेंगी या नहीं? जी सर। तो टोटल साइड्स कितनी हो रही है? देखिए, अगर आप इसको ऐसे मिलाते जाएंगे, सर 8 साइड्स बेटा। इसकी शेप का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। जिसकी 8 साइड्स हो उसको बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मेरा ये बेटा इस तरह है कि अभी इसमें काफी सारी टेक्निकल चीजें रहती हैं। आइंस की शेप रहती है, डबल बॉन्ड वालों की शेप रहती है। तो मेरा ख्याल है बाकी हम अगर कल की क्लास में कर लें, ठीक है बेटा, बाकी हम